हमास एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, फिर वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इंडियंस की बात कर रहा हूं, दे आर सपोर्टिंग हमास सेइंग दैट कि भाई कोई ना, ये लोग हिफाजत करते हैं पैलेस्टीनियंस की। इसलिए कल आप बोलेंगे कि जो लश्कर तैयबा वो पाकिस्तानियों की हिफाजत करती है। दिस इज द काइंड ऑफ लॉजिक दैट इज बीइंग थ्रोन अबाउट। छोड़िए पॉलिटिक्स, छोड़िए हमास, छोड़िए इजराइल, छोड़िए मिडिल ईस्ट की पॉलिसी और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। जब हमें जरूरत थी तो सबसे दुश्मनी मोल लेके, अपनों से दुश्मनी मोल लेके, अपनों से मुंह भर के इजराइल हमारे साथ खड़ा हो गया था 1971 में, कारगिल में, बालाकोट में, हर जगह। देन बाइंग वेपन एंड बाइंग ऑयल आर टू डिफरेंट थिंग्स। बहुत जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। एंड इजराइल ने तब हमें चोरी छिपके हथियार दिए जब हमारे उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे और अमेरिका ने एम्बार्गो लगा रखा था, सैंक्शन लगा रखा था। जैसे ये जंग एस्केलेट हो रही है तो अब टेलीविजन चैनल्स पे वो लोग आ गए जो कह रहे हैं कि अगर आप हमास के खिलाफ हैं, आप कम्युनल हैं, आप एंटी मुस्लिम हैं, जबकि इनका कोई लेना देना ही नहीं है। हमास के तो 90% ऑफ द अरब कंट्रीज आर अगेंस्ट हमास। हम तो क्या एंटी मुस्लिम या प्रो मुस्लिम होंगे, हमें तो मारो गोली। सऊदी अरब का बस चले तो हमास के हेडक्वार्टर के ऊपर कल बम गिराएगा। इजराइल कहता है मार मार के इसको सुअर बना दो, क्या दिक्कत है, बाद की बात, बाद में देखेंगे। मैं पाकिस्तान टीवी एंकर्स को देख, मुझे तो इतनी हंसी आती है ना, आई वॉच इट फॉर एंटरटेनमेंट। वो कहता है कि सुनने में आया है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के तैयारे पैलेस्टीन पहुंच चुके हैं और किसी भी वक्त इजराइल को बम। ये ऐसी बातें करते हैं, ठीक है। कल इनका प्राइम मिनिस्टर, परसों इनका प्राइम मिनिस्टर चावल की बोरियां लेकर आया था यार। ये बच्चों वाली बात है। दीज पीपल नो जीरो अबाउट जियो पॉलिटिक्स। ये ट्विटर पे आके ना दे कीप ऑन वॉमिटिंग नॉनसेंस। आई डोंट टेक देम सीरियसली। इनको कुछ पता ही नहीं है। हमास वालों के दुबई में, कतर में बहुत बड़े बड़े महल, दुबई में तो एनीबॉडी कैन लिव, कतर में दे आर हैविंग अ बॉल ऑफ अ टाइम। आप हिजबुल्लाह देख लीजिए, हिजबुल्लाह के तेहरान में, हिजबुल्लाह की जो टॉप ब्रास है, दे हैव गॉट हाउसेस इन तेहरान में। सो दीज पीपल आर सपोर्टेड बाय दीज कंट्रीज and they are used as geopolitical pawns. हम 2 टके के यूट्यूब वाले हम सिखाएंगे फॉरेन पॉलिसी? बिल्कुल नहीं सिखा सकते, ठीक है। हम लोग वैभव औकात में रहे अपने, ठीक है। और हम किसी को भैया कुछ नहीं सिखा रहे। ऑल वी आर सेइंग इज दैट देख लो यार, जो नेशनल इंटरेस्ट में वो करना चाहिए, बाकी पीपल नो बेटर। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस और मैं हूं वैभव। आज हमारे साथ है मेजर गौरव आर्या और हम बात करेंगे आज इजराइल के बारे में, लेकिन उसका थोड़ा एक दूसरे जाविये पे हम बात करेंगे कि जो पूरा का पूरा जो ये मसला चल रहा है उसमें जो इंडिया ने जो स्टैंड लिया है, वो गवर्नमेंट का स्टैंड, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में हो या डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, उससे मेजर साहब कितना एग्री करते हैं या उससे मेरा क्या ओपिनियन है, या इंडिया ने जो पॉलिसी अपनाई है, ये जो पुरानी पॉलिसी है, ये क्या अब इसको बदलने की जरूरत है। सो वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर हाउ मच डू यू अग्री जो इंडिया का जो स्टांस है, आप उससे कितना सहमत हैं, और अगर सहमत नहीं है तो क्यों नहीं सहमत है? देखिए वैभव, ये जो इंडिया का स्टांस है उसकी एक हिस्ट्री है, और हिस्ट्री ये है कि वी हैव बीन ट्रेडिशनली अलाइन टू पैलेस्टीन। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं। और इजराइल को भी हमने बहुत लेट एक्नॉलेज करा और अपना एम्बेसी बहुत लेट खोला वहां पे। तो इसका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है कि इंडिया शुरू से ही एक प्रो पैलेस्टीन पॉलिसी थी। उसके 2 वजूहात हैं वैभव कि ऐसा क्यों था। पहली बात तो हम लोग जनरली वाइल वी वर नॉन अलाइंड, हम लोग रशिया के साथ ज्यादा मतलब हमारा जिसको कहते हैं कि वेपन सिस्टम्स और वगैरह ये सब लेना, सपोर्ट ज्यादा रशिया का रहा था ट्रेडिशनली इंडिया का। फिर इंडिया जब लिबरलाइज हो गई इकोनॉमी तो फिर वेस्टर्न लुकिंग हो गई, फिर मार्केट इकोनॉमी हो गई। और उस समय सोवियत रशिया भी तब तक टूट चुका था और वो बन चुका था रशिया। सोवियत यूनियन टूट के रशिया बन चुका था। तो कहने की बात यह है कि इसका एक तो ये था, अमेरिका ने सपोर्ट करा इजराइल को, तो इसलिए जाहिर सी बात है कि सोवियत यूनियन सपोर्ट करती थी पैलेस्टीन को। तो एक तो वो हो गया। दूसरी चीज, हमने तो सोवियत यूनियन का रास्ता ले लिया। दूसरा एक ये भी कारण था कि यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस थे उनका हर समय ये था कि द मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, अगर हम इजराइल के साथ हो जाते हैं तो उनको बहुत बुरा लगेगा, उनकी दिल आजारी होगी। ये मुझे लॉजिक कभी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमारे जो मुसलमान भाई बहन हैं उन्होंने, उनमें से कई ऐसे हैं जो, और हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, जो कभी इजराइल नहीं गए। तो नॉर्मल, हम मुस्लिम की क्यों बात करें, नॉर्मल हिंदू है उससे मैप पे बता दो कि इजराइल कहाँ पे, उसको ढूंढने को नहीं मिलेगा इजराइल, है ना। कितना छोटा सा तो इजराइल है, पता नहीं कहाँ पे, किसी को पता ही नहीं होगा। हम आपको इसलिए पता है क्योंकि हम डेली यही काम करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी थिंकिंग थी कि साहब अगर इजराइल के साथ हम अपने राब्ता करते हैं, इजराइल के साथ हम अच्छे रिलेशनशिप करते हैं, तो क्या होगा कि फिर
जो भारत के मुसलमान हैं वो बहुत अपसेट हो जाएंगे और उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और हम लोग कैसा क्यों कर रहे हैं। तो ये दो कारण थे। मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक अलाइनमेंट की बात है वैभव, हम जैसे क्वाड का हिस्सा है, इसका मतलब हमने एक ग्रुप चुन लिया ना, हमने ग्रुप चुन लिया। क्वाड का हिस्सा रशिया तो नहीं है, और रशिया अब वो सुपर पावर भी नहीं रहा। रशिया के पास फॉरेन एक्सचेंज की भी बहुत कमी है। रशिया का डिफेंस बजट इंडिया से कम है। रशिया बस पुराने जो, वो नहीं कहते थे राजा महाराजा जो पुरानी अपनी जमीनें बेच बेच के काम, तो उनके पास पुराने वेपन्स पड़े हुए हैं, रशिया उसी को मैन्युफैक्चर करता रहता है, वो बेचता रहता है। ऐसी कोई उनकी खास ऐसी कोई इकोनॉमी, अगर आप वेपन सिस्टम्स की हटा दें तो रशिया का ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा रशिया तीर मार रहा हो। उनका ठीक है, जमीन बहुत है, लोग बहुत कम है, तो ये बहुत बड़ा फायदा है। इंडिया में क्या, जमीन कम है, लोग बहुत ज्यादा है, तो हमारा लोड बहुत है लोगों का। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इट्स नाउ टाइम टू मे बी रिविजिट द पॉलिसी। मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार की पॉलिसी बिल्कुल गलत है, लेकिन आई थिंक इट्स टाइम टू रिविजिट द पॉलिसी। क्यों? पहली वजह यह है कि इजराइल हर समय भारत का दोस्त रहा है, ठीक है, चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे भारत का वोट हो, किसी भी मामले में यूनाइटेड नेशंस में, या किसी भी मुल्क से पूछें कि भाई, और इसराइल से पूछें कि भाई भारत को परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल होना चाहिए कि नहीं, इसराइल का आंख बंद करके, जिसको हिंदी में कहते हैं ना अंधा सपोर्ट है इसराइल का, जिसको हम लोग जिस तरीके यूपी में बोलते हैं ना अंधा सपोर्ट है, अंधा। इसराइल कभी नहीं पूछता। इसराइल कहता भारत है तो ठप्पा लगाओ, मोहर लगाओ, आगे बढ़ो। इसराइल का ये। दूसरी चीज, बहुत कम लोगों को पता है कि 1971 वॉर में इसराइल ने हमारी मदद करी थी। ये एक बड़ी बात है जो हमें याद करनी चाहिए। कारगिल में जो लेजर गाइडेड बॉम्ब्स थे, जो हमने ये टाइगर हिल और इन सब की ना, मशको घाटी, जहां पे भी जो भी दीगर जो हिल टॉप्स थे या माउंटेन टॉप्स थे जहां पे हमने बॉम्बिंग करी थी, आई डोंट नो मशको में हुई थी कि नहीं, लेकिन टाइगर हिल पे डेफिनेटली बॉम्बिंग हुई थी, या और भी जगह हुई थी जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग्स हुई थी, वो लेजर गाइडेड पूरी टेक्नोलॉजी इसराइल की थी, काफी हद तक बॉम्ब्स इसमें। तीसरी चीज, जो बालाकोट की बॉम्बिंग हुई थी, स्पाइस 2000 जो बॉम्ब्स यूज करे थे वैभव, those bombs were Israeli. And those are Israeli weapon systems which we've used, जो जैश ए मोहम्मद के खिलाफ हमने बॉम्बिंग करी थी बालाकोट में। तो कहने की बात यह है कि इसराइल ने हर समय भारत का ब्लाइंड सपोर्ट करा है, लेकिन जब हमारी बारी आती है सपोर्ट करने की, तो वी वांट टू ऑलवेज गिव अ मैच्योर रिस्पॉन्स। एक तो हम लोगों को इवन एज अ कंट्री, मैं सरकार की बात नहीं करूंगा, आम लोगों की बात करूं, हमारे यहाँ मैच्योरिटी का बहुत कीड़ा है, बहुत बड़ा कीड़ा है हमारे यहाँ। बहुत माना जाता है कि किसी ने आपको 4 थप्पड़ मारे और आपने उसको जवाब नहीं दिया, तो आप देखिए कितना मैच्योर आदमी है। मुझे नहीं लगता है मैच्योरिटी है, मुझे नहीं लगता है मैच्योरिटी है। आपको साइड कभी ना कभी लेनी पड़ेगी, आपको कभी ना कभी सामने आना पड़ेगा। फेंस सिटिंग बहुत ज्यादा होगी। दूसरी चीज, आप बाकी चीज छोड़ दीजिए ना, आप कश्मीर के मामले में मैं ये जानना चाहता हूं कि पैलेस्टीन कहां खड़ा है, पैलेस्टीन का ऑफिशियल स्टैंड क्या है। नॉट दैट कि हमें कुछ फर्क पड़ता है कि पैलेस्टीन का स्टैंड क्या होगा, ठीक है, पूरा पाव भर का पैलेस्टीन 250 ग्राम का, लेकिन हम फिर भी जानना चाहते हैं कि पैलेस्टीन का स्टैंड क्या है। तो इंडिया में एक अजीब सी एक अभी एक कैफियत सी हो रही है, अजीब सा एक लोगों के बीच में है कि वी स्टैंड विद पैलेस्टीन। अरे इवन इंडिया स्टैंड विद पैलेस्टीन, इवन द इजरायली स्टैंड विद पैलेस्टीन। लड़ाई तो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में है ही नहीं, लड़ाई तो इजराइल और हमास के बीच में। हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसलिए तो आपने देखा कि जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है पैलेस्टीन का, महमूद अब्बास, आई थिंक हिज नेम इज, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ही हैज नॉट मेड एनी कमेंट अगेंस्ट इजराइल। उसने तो कोई ऐसी बात नहीं करी इजराइल के खिलाफ। वो तो रमाला में बैठा है, खुश है, कह रहा ठोको इनको, हमास वालों को। वो तो बहुत ही खुश है वहां पे, उसने ये नहीं बोला ठोको। लेकिन अगर आप बोल नहीं रहे तो उसका मतलब आप अग्री कर रहे हैं जो इजराइल कर रहा है। तो ये मेरा कहना है कि कहीं ना कहीं इंडिया को शायद रीलुक करने की अब जरूरत है, क्योंकि आप ऑलरेडी नॉन अलाइनमेंट से बहुत दूर जा चुके हैं। यू आर अ मेंबर ऑफ द क्वाड। आपने वेस्टर्न पावर्स के साथ मिलकर चाइना को सबक सिखाने का एक बीड़ा आपने उठा लिया है। आपने उसमें पैसे डाल दिए, आपने लोग डाल दिया, आपने अपनी डिप्लोमेटिक इक्विटी डाल दी। तो आई थिंक यहां से भी आपको कुछ ना कुछ आपको बात करनी पड़ेगी। सर, अक्सर ये बात होती है, और आपने जैसे कि 1971 वॉर का जिक्र किया, तो उस समय जब गोल्डा मेयर जो प्राइम मिनिस्टर थी इजराइल की, उन्होंने इंदिरा गांधी को मैसेज भी भिजवाया था जब उनको रिक्वेस्ट मिली थी कि इंडिया ने रिक्वेस्ट की है आर्म्स एंड एमिनिशंस के लिए, उनके पास नहीं है और शॉर्टेज हो गई है, और अमेरिका ने दुनिया भर के सैंक्शंस लगा रखे थे, और वो 7th फ्लीट चल रही थी अमेरिका के, यूएस नेवी की, और दुनिया भर की कहानियां चल रही थी। तो उस समय इंडिया वाज रियली डेस्परेट। वो एक्चुअली इंडिया का एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया था। अगर उस समय का सोवियत यूनियन और इजराइल आपकी हेल्प नहीं करते, तो एक्चुअली इट वुड हैव बीन एन एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम फॉर इंडिया।
लेकिन सर एक उस समय गोल्डा मेयर ने भी ये चीज मैसेज भिजवाया था इंदिरा गांधी को कि जस्ट टेल इंदिरा गांधी टू रिमेम्बर व्हाट वी हैव डन फॉर हर। ठीक है, शी डिड नॉट आस्क फॉर एनीथिंग, उन्होंने गोल्डा मेयर ने कुछ मांगा नहीं था इंडिया से, उन्होंने कहा जस्ट टेल हर टू रिमेम्बर व्हाट वी हैव डन फॉर हर, हमने उनके लिए क्या किया उनसे बोलना, याद रखेंगे इस चीज को। तो सर लेकिन आज हमको ये सिखाया जाता है जब हम इस तरह की बातें करते हैं कि भाई इंडिया को, भाई आप ऑक्सीजन तो फ्रंट से ले रहे हो, सामने से ले रहे हो, सारे सारे आर्म्स एंड एमिशन सामने से ले रहे हो, तो ये जो है कि नहीं, हम सपोर्ट तो सबको पता है कौन किसको कर रहा है, मतलब सबको सामने से ले रहे हो, सपोर्ट भी सामने से दो ना, सपोर्ट पीछे से क्यों देंगे हम। सो ये जो अपोलोजेटिक किस्म की डिप्लोमेसी है, हैज इट डन एनी गुड फॉर अस, इसमें कोई भला किया हमारे देश का? नहीं, बस हमें ये एक मैच्योर बॉय का एक स्टिकर चाहिए कि ये जो लड़का है, ये बच्चे हैं क्लास में 50 बच्चे इस क्लास में पढ़ते हैं, इसमें सबसे मैच्योर ये बच्चा है, ये ज्यादा करता कुर्ता कुछ नहीं है भाई, भाई ये मैच्योर है। वो पता नहीं, जैसे एक आम का अचार होता है ना जो पक पक के मैच्योर हो जाता है, तो वो मैच्योर है बस बच्चा, ये बस यही है क्वालिफिकेशन, भैया मैच्योर है। और जब आप गोल्डमेयर की बात कर रहे हैं ना, वेरी इंटरेस्टिंग, आपको पता है जब इजराइल ने हमें बिना शर्तों के हमारी मदद करी थी वैभव, तब इंडिया ने इजराइल को डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन नहीं दिया था। हम इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, पता नहीं क्यों नहीं करते थे, पता नहीं क्या दिमाग में हमारे कीड़े थे, पर हम इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। और जब हमने इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करा, तब जाके इजराइल ने हमारे लिए ये सब काम करा। कारगिल में कहीं पर भी आप XYZ देख लीजिए, तो मुझे लगता है कि सामने आना चाहिए, सामने खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपको करना पड़ेगा एक ना एक दिन, क्योंकि अब वो दुनिया नहीं रह गई। आप देखिए आज पैलेस्टीन के हक में कौन खड़े हैं? ईरान खड़ा है जो कहता है कि किल ऑल द जूस, ठीक है, राइट। उसके अलावा आप देखिए पाकिस्तान खड़ा है, तुर्की खड़ा है। आपके लिए अगर आप कश्मीर को एक मापदंड माने, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको कश्मीर का, आप ये देखिए कि आपके साथ कश्मीर में कौन खड़ा और कौन आपके खिलाफ है, क्योंकि भाई कश्मीर में सबसे ज्यादा तो कुर्बानियां आपने दी हैं। कश्मीर में 42,000 आपके शहरी जो हैं शहीद हो गए कश्मीर में, उनकी जानें चली गई। 42,000 अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट जो उन्होंने 2019 में दिया था, आफ्टर द 370 एंड 35 वेवर एब्रोगेटेड। उन्होंने बोला था कि साहब ये हो गया है, उसके आसपास 1-2 दिन के आसपास उन्होंने बोला था कि 42,000 हमारी जानें गई हैं। फिर आप बताइए 42,000 जहां पे हिंदुस्तानियों ने अपनी जानें दी हैं, उस मसले को कौन सपोर्ट करता है? क्या ईरान आपको सपोर्ट करता है, तुर्की आपको सपोर्ट करता है, पाकिस्तान आपको सपोर्ट करता है, या इजराइल आपको सपोर्ट करता है? तो आप देख लीजिए, इजराइल आपको, जिसको वही बात मैं कह रहा हूं, आपको अंधा सपोर्ट कर रहा है, और आप यू आर सो फिक्सेटेड विद बीइंग मैच्योर। आपको मैच्योरिटी चाहिए कि पीपल शुड से दैट वी आर सच अ मैच्योर नेशन। काम उसमें धेले भर का नहीं होगा, लेकिन वी आर मैच्योर पीपल। तो ये आई डोंट अग्री विद दिस पार्ट। सर इसमें एक चीज ये भी है कि इसमें एक काउंटर आर्गुमेंट आता है जो कि आजकल सोशल मीडिया पे भी चला हुआ है। इट इज लाफेबल, एक्चुअली लाफेबल, बट स्टिल कुछ लोगों का मानना है कि भाई आप ये देखिए कि बहुत सारी कंट्रीज ने, अरब कंट्रीज ने जो है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया हुआ है प्राइम मिनिस्टर को। आप ये देखिए कि हमारा जो ऑयल है, ऑयल की सप्लाई हमारी जो है वो मिडिल ईस्ट से आती है, यही अरब कंट्रीज देती हैं। आप ये देखिए कि इंडिया का जो वर्क फोर्स है बहुत सारा, वो वहां पे काम करता है, वो फॉरेन रेमिटेंसेस भेजता है। तो सर आपको लगता है कि अगर इंडिया यूनाइटेड नेशंस में हमास को क्रिटिसाइज कर देता है और कहता है कि हमास जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, और हमास को नाम लेकर के कहता है इट्स अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आप सपोज कीजिए कि कल को इजराइल कहता है कि भाई जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के लिए होगा, हमारे लिए नहीं है। ठीक है, जब हम कंडेम करेंगे यूनाइटेड नेशंस में, तो हम जैश ए मोहम्मद का या लश्कर तैयबा का नाम नहीं लेंगे। हम ये कहेंगे कि भाई हम हर तरह की हिंसा का विरोध करते हैं और दोनों साइड को डिस्केलेट करना चाहिए। इंडियंस का रिएक्शन क्या होगा? क्या यही रिएक्शन होगा जो आज हमको वो समझा रहे हैं? अगर ये चीज अगर इजरायली आपको समझाएंगे तो आप समझ जाएंगे, पहली चीज। और दूसरा सर, अगर इंडिया अपोज कर भी देता है, नाम ले लेता है हमास का, और इंडिया सपोर्ट देता है इजराइल को, कहता है नहीं वी आर विद इजराइल, ठीक है, हमारा जो सपोर्ट है वो पूरी तरह इजराइल को है, बिकॉज इजराइल हैज अ राइट टू सेल्फ डिफेंस। भाई बाइडेन ने क्या बोला? बाइडेन ने ये थोड़ी कहा था कि जो इजराइल हमले कर रहा है वो सही कर रहा है। उन्होंने डिप्लोमेटिकली यही कहा कि इजराइल हैज अ राइट टू सेल्फ डिफेंस और हम उसका सपोर्ट करते हैं। आप भी बोल देते, क्या जा रहा था इतना बोलने में? बट हमने नहीं बोला। अगर हम बोल देते तो क्या जितने काम करने वाले हैं अरब कंट्रीज में उन सबको वापस भेज दिया जाता? ठीक है, क्या अगर हम बोल देते
तो जितने भी ये सीईओज हैं, जनरल मैनेजर्स हैं, बिकॉज हम पाकिस्तानी तो नहीं है, हमारा जो डायस्पोरा है अरब कंट्रीज में, वो पाकिस्तानियों की तरह ड्रग स्मगलिंग और रिक्शा चलाने का काम और माल ढोने का काम तो नहीं करता है, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ आवर वर्क फोर्स इन द मिडिल ईस्ट आर पीपल हु आर वर्कर्स इन द ऑयल कंपनीज एंड अदर जो सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर, उनमें है। तो आपको लगता है कि वो सरवाइव कर सकते हैं बिना इंडियंस के? नहीं, मुझे तो लगता है ये बहस ही बेकार है, क्योंकि देखिए बात ये होती है ना कि ये बाइनरी रिलेशनशिप नहीं होती। जब भी हम फॉरेन अफेयर्स की बात करते हैं, दीज रिलेशनशिप्स आर नॉट बाइनरी। हमने कभी ये थोड़ा ना बोला है कि हम अरब वर्ल्ड के खिलाफ हैं। नोबडी, नीदर आई, नीदर यू, नीदर द प्राइम मिनिस्टर, नॉर एनी अदर इंडियन हैज सेड कि हम अरब वर्ल्ड के खिलाफ हैं। हम कह रहे हैं हम हमास के खिलाफ हैं। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हम उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ है, सिंपल सी बात है। तो जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को हाईएस्ट अवार्ड दिया है, वो भाई हमास ने थोड़ा ना दिया है। मोदी जी को जो अवार्ड दिया हमास ने कोई दिया है? मोदी जी को जो अवार्ड दिया है, राइट, वो तो दिया है, आप कतर ले लीजिए, सऊदी अरब ले लीजिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के और दीगर मुल्कों ने दिया है, आई थिंक बहरीन ने भी दिया है। तो मेरा ये कहना है कि हम तो बात ही नहीं कर रहे भाई अरब मुल्कों की, हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ की, सिंपल सी बात है, देखो हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको अमेरिका और आधे दर्जन और मुल्कों ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है, ठीक है, क्लियर। हमास ने बिना प्रोवोकेशन के इजराइल के ऊपर रॉकेट्स दागे, ठीक है। अब इजराइल के ऊपर रॉकेट्स दागे और रॉकेट्स दागने के बाद इजराइल ने जब जवाब दिया, तो अब वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं और अब इसको एक मुस्लिम और जू इशू बनाया जा रहा है, ठीक है। जैसे इंडिया में आज बड़ी बढ़िया बात हो गई भाई, डिबेट पे वैभव, डिबेट पे बैठे थे तो वहां पे एक पैनलिस्ट ने आज बोल दिया कि आप लोग इजराइल का साथ इसलिए दे रहे हैं बिकॉज यू आर एंटी मुस्लिम। आप समझ रहे हैं, आज एक्चुअली बोल दिया एक ने भाई ने कि आप इसलिए इजराइल का साथ दे रहे हैं बिकॉज यू आर एंटी मुस्लिम। ना, हम कहां से एंटी मुस्लिम हो गए भाई, एंड व्हाई शुड वी बी, हमारा लेना क्या देना है इस चीज से। लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमास एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। फिर वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इंडियंस की बात कर रहा हूं, दे आर सपोर्टिंग हमास, सेइंग दैट कि भाई कोई ना, ये लोग हिफाजत करते हैं पैलेस्टीनियंस की। इसलिए कल आप बोलेंगे कि जो लश्कर तैयबा वो पाकिस्तानियों की हिफाजत करती है। दिस इज द काइंड ऑफ लॉजिक दैट इज बीइंग थ्रोन अबाउट। तो कोई लड़ाई अरब देशों के साथ नहीं है, कोई लड़ाई हमारी किसी और कंट्री के साथ नहीं है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे जू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बुद्धिस्ट हो। हमारा सिर्फ ये कहना है कि ऑल टेररिज्म मस्ट बी कंडेम्ड, ठीक है। इंडिया का ये स्टैंड होना चाहिए कि जैसे जैश ए मोहम्मद है, जैसे लश्कर तैयबा है, वैसे हमास है, वैसे हिजबुल्लाह है, और सबके साथ एक किस्म का सलूक करना चाहिए। एंड आई कैन से फॉर द रिकॉर्ड, आई स्टैंड सॉलिडली विद इजराइल, आई स्टैंड सॉलिडली विद इजराइल। आई टेल यू व्हाई वैभव। इजराइल जो जबान बोलता है ना, हम लोग तो मेजोरिटी में, हम तो मेच्योर है ना बहुत, हम तो नहीं करते। इजराइल कहता है यार तुम अपनी मेच्योरिटी देखो, संभाल के रखो जेब में। हम वही जबान बोलेंगे जो जबान हमास या हिजबुल्लाह समझता है, और इजराइल वही जबान समझाता है, उसी जबान में बोलता है। टू स्पीक टू द पीपल इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड। उनको पता है ये जूते के यार है, ये प्यार से नहीं मानेंगे। हम लोग थोड़ा सा आओ बेटा बैठो, क्या खाओगे, अब बताओ क्या दिक्कत है। इजराइल कहता है मार मार के इसको सुअर बना दो, क्या दिक्कत है बाद की बात है, बाद में देखेंगे। तो इट्स ओके, उनको पता है क्या भाषा किससे बात करनी है। और जब अच्छे लोगों से बात करते हैं वो लोग, दे आर वेरी पोलाइट। नेतन्याहू इज अ जेंटलमैन व्हेन ही स्पीकिंग टू अदर हेड्स ऑफ स्टेट। तो सिर्फ उसका तब थोड़ी सी गिर्री फिर जाती है उसकी जब when he's speaking about Hamas and all that. Otherwise, it's all normal. It's okay. I totally support Israel in this. Totally. सर, मेरा से जो सवाल था सर वो भी यही था कि ये जो आर्गुमेंट है कि अगर हम हमास को अपोज कर देते हैं या हम हमास को क्रिटिसाइज करते हैं और हम इजराइल का ओपन सपोर्ट करते हैं, डिप्लोमेटिकली करते हैं, यूनाइटेड नेशंस में करते हैं, तो उसकी वजह से ये जो दिमाग में लोगों के घूम रहा है कि मतलब इंडियंस को निकाल दिया जाएगा, तेल की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। यार इजराइल को अभी अब्राहम अकॉर्ड्स हुए हैं, ठीक है, इजराइल को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, यूएई रिकॉग्नाइज कर रहा है, बहरीन कर रहा है और बाकी कंट्रीज कर रही हैं, सऊदी, और द मेन कंट्री विच इज बिहाइंड ऑल दिस, जो कंट्री ये सब करवा रही है वो सऊदी अरेबिया है। मोहम्मद बिन सलमान की जो कॉपरेशन है इजरायली एजेंसीज के साथ, मोसाद के साथ, वो कोई ढकी छिपी नहीं है। और उन्होंने तो वो तो इस लेवल पे गए हैं कि पेगासुस जो कि इजरायली कंपनी है जो कि वायरसेस बनाती है, मोहम्मद बिन सलमान ने तो वो वायरसेस खरीदे हैं उनसे, इजराइल के साथ कोऑपरेट करके, मोसाद के साथ, और उन्होंने अपने जिसके जितने भी ओपोनेंट्स हैं उनके मोबाइलों में डाल करके उनके व्हाट्सएप चैट्स लीक किए उसने और उनको पकड़ के उठा के जेलों में डाला है। तो जब
सऊदी अरेबिया विच इज कस्टोडियन ऑफ 2 होली मॉस्क, उनको फर्क नहीं पड़ता, यूएई को फर्क नहीं पड़ता, बहरीन को नहीं पड़ता, तो यहाँ पे बैठे हुए लोग क्यों इतना फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं कि अगर इंडिया कर देता तो ये हो जाता और वो हो जाता और सबको भगा देते। देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल हु कमेंट लाइक दिस वैभव, उनको ना नॉलेज बड़ी कम है। मैंने कई बार बोली, आई कैन फॉरगिव मेनी सिंस, व्हाट आई कैन नॉट फॉरगिव इज स्टुपिडिटी। ये लोग बेवकूफ हैं, इनको पता ही नहीं। देखिए, आप लॉजिक थोड़ा सा एक्सटेंड करिए, ठीक है ना। लॉजिक ये कह रहे हैं कि साहब अगर आप इजराइल का साथ देंगे तो फिर हमारे रिलेशनशिप अरब मुल्कों से खत्म, खराब हो जाएंगे। अब मैं लॉजिक एक्सटेंड करता हूं, अगर आप इजराइल के साथ बिगाड़ेंगे तो इजराइल का सबसे क्लोजेस्ट एलाय कौन है? यूएस। तो क्या हम ये बोलें कि जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूएस में काम करते हैं सारे यूएस निकाल देगा उनको? फिर यही होगा ना, क्योंकि इजराइल, अच्छा, यूके में फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सब तो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया ने ब्लाइंड सपोर्ट दिया है। तो फिर इसका मतलब ये बच्चों वाली बात है। दीज पीपल नो जीरो अबाउट जियोपॉलिटिक्स। ये ट्विटर पे आके ना दे कीप ऑन वॉमिटिंग नॉनसेंस। आई डोंट टेक देम सीरियसली। इनको कुछ पता ही नहीं है कि दुनिया कैसे चलती है, बस अपने बैठ के होगा। वी यूज ट्वीट लाइक अ वेपन। ट्विटर को हम हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, इनको ट्विटर इस्तेमाल कर रहा है उल्टा। इनको यही नहीं पता क्या चल रहा है। ये कह रहे हैं अगर वहां से अरब कंट्रीज से निकाल दिया, अरे अरब कंट्रीज से निकाल दिया, फिर तुम बोलो अमेरिका से निकाल देंगे। क्यों? इजराइल का तो सगा अमेरिका ही है। अमेरिका के तो बलबूते पे उसने इतनी इंडस्ट्री खड़ी कर दी है इजराइल ने। एंड अमेरिका का एक ब्लैंक चेक है इजराइल को। F-35 देने हो तो पहले इजराइल के पास जाएंगे। जो नॉन नेटो एलाय है, ये सबसे बड़ा उनका जो पार्टनर है हर चीज। जूश लॉबी इतनी जबरदस्त स्ट्रांग है अमेरिका में, जबरदस्त जूश लॉबी। ये जो बात करते हैं कि यार यहूदियों को मार दो, यहूदियों को मार दो, अरे फेसबुक किसका, पहले ये बताओ। जुकरबर्ग कौन है? ठीक है, चलो तुम फेसबुक पहले बंद करो अपने, तो मैं यहूदियों की मैं बात बताता हूं। और आगे से बेटा जो यहूदियों के खिलाफ बोल रहा है, स्टारबक्स में जाके कॉफी मत पीना, क्योंकि स्टारबक्स का मालिक कौन है ये भी नोट कर लेना। बॉयकॉट करो एटम बम अपने जो कि पाकिस्तान के सब नाले में डालो। ओपनहाइमर कौन था? एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन था? ठीक है, आप अगर फेरिस्त निकालेंगे कि यहूदियों ने क्या क्या करा है, ठीक है, तो आपके जो आधे इन्वेंशन है ना वर्ल्ड के, वो आप जीरो बेस पे आ जाएंगे आधे। हमारे यहाँ वालों ने ज्यादा कुछ बनाया नहीं है। तो बगल में चीन ने बहुत साल पहले, हजारों साल पहले पेपर बनाया था और गन पाउडर बनाया था, एक दो और चीजें बनाई थी। उसके बाद चाइना भी रुक गया। बातें करने से फुर्सत नहीं है यहाँ पे लोगों को, तो बनाएंगे क्या बातें करके। तो कहने की बात यह वैभव कि इफ यू लुक एट इट वेरी सिंपली, ठीक है, ये बात करने की वहां से हमारे लोग निकल जाएंगे, ये है तेल है, ये सब ये बेवकूफी की बात है। दिस ऑल स्टुपिडिटी। ऐसी रियल वर्ल्ड डज नॉट वर्क लाइक दिस। और सर तेल भी जो आता है सर, वो तेल के पैसे लेते हैं, मतलब कोई हमको फ्री में थोड़ी देते हैं कि मतलब फ्री में तेल दे रहे हैं। और इंडिया जो है चाइना के बाद सबसे बड़ा कंज्यूमर है। मतलब ये दुनिया के पहले ही मुल्क होंगे जो अपने कंज्यूमर को लात मार गए कि नहीं नहीं, हमारा सबसे बड़ा जो कंज्यूमर है उसको तेल नहीं देंगे। तो इनको एक्चुअली बिल्कुल वैभव, एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ विद योर परमिशन। इन लोगों को, जो लोग बात कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स समझें कि ये जो हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला की अलाइनमेंट किसके साथ है। सऊदी अरेबिया हिजबुल्ला को क्यों पसंद नहीं करता? सऊदी अरेबिया और ईरान में क्या आज की तारीख में सऊदी अरेबिया की ईरान से दुश्मनी है, लेकिन इजराइल से, जो कि यहूदी है, उसके साथ दोस्ती है। तो ये लोग जब पढ़ते लिखते लोग नहीं है ना, पीपल डोंट रीड, मतलब दे थिंक एजुकेटेड इज बेसिक राइटिंग एंड रीडिंग स्किल्स वो हैं इनके पास। दे डोंट रीड, दे डोंट अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ जियोपॉलिटिक्स एंड फॉरेन अफेयर्स। ये है क्या? हमास और हिजबुल्लाह में फर्क क्या है? कौन सी साइड को हमास कंट्रोल करता है? राइट, वेस्ट बैंक में कौन है ना? ये बेका वैली की स्टोरी क्या है? लेबनान की क्या स्टोरी? ये सब पूरा ये चक्कर क्या है? हिजबुल्ला, व्हाई इज हिजबुल्ला मोस्टली इन लेबनान? मोस्टली, नॉट ऑल बट मोस्टली इन, व्हाई इज इट लाइक दैट? तो ये सब चीजें समझनी पड़ेंगी, एक डिटेल में जाना पड़ेगा, देन यू कैन कमेंट। सिंपली सेइंग दैट, अब मैं पाकिस्तान टीवी एंकर्स को देख, मुझे तो इतनी हंसी आती है ना, आई वॉच इट फॉर एंटरटेनमेंट। लेडी एंकर ऑफ पाकिस्तान, आई विल नॉट टेक हर नेम, यू हैव अंडरस्टूड मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक ही है, द ग्रेट रजिया सुल्तान ऑफ पाकिस्तान। वो कहती है कि हमें सब मिलके 40-50 मुसलमान देशों को अटैक कर देना चाहिए इजराइल के ऊपर। एक और एंकर है काफी तंदुरुस्त, वो कहता है कि सुनने में आया है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के तैयारे पैलेस्टीन पहुंच चुके हैं और किसी भी वक्त इजराइल पर बम। ये ऐसी बातें करते हैं, ठीक है। कल इनका प्राइम मिनिस्टर, परसों इनका प्राइम मिनिस्टर चावल की बोरियां लेकर आया था यार।
ज़कात की चावल की बोरियां लेकर आया था। ये ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो मुझे मुझे हजम नहीं होती, पर कोई बात नहीं, ठीक है, पाकिस्तानी है, हमारे हमसाए हैं, यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स, सो वी हैव टू लिव विद दिस कॉमेडी। सर एक क्वेश्चन ये भी है कि जब हम इसराइल और इंडिया के रिलेशंस को देखते हैं, उनकी जो हिस्ट्री है, हमको सर जो मतलब हमको क्या ये आदत है कि कंट्रीज विच एक्चुअली फीड अस, ठीक है, जो हमारी मदद करती हैं, जो हमारे मुश्किल वक्त में हमारे साथ आके खड़ी होती हैं, हमको बड़ा मजा मजा आता है उनको लेट डाउन करने में। ये मतलब पूरा अगर अपनी पूरी देख ले ना, पूरी हिस्ट्री देख ले, तो हमारी हिस्ट्री में यही रहा है। एनीबडी जो भी हमारे साथ खड़ा होता है, हमको लगता है ये तो हमारे साथ है ही, जो हमारे साथ नहीं है हमको उनका दिल जीतना है। ये एक बड़ी बीमारी है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, तो इवन पॉलिटिक्स में भी हम यही देखते हैं कि जो जो है ठीक है, ये तो हमारे वोट है ही है, जो हमारा वोटर नहीं है उसका दिल जीतो, इसको ये जाए भाड़ में। वैभव, एक मैं आपको, सॉरी मैं आपको बीच में काट रहा हूँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट में जाइएगा, आज से नहीं, शुरू से ही 70-72 साल से, जो उस डिपार्टमेंट को पब्लिकली मीडिया में सपोर्ट करेगा, उसकी वक़्त नहीं है। लेकिन आपने उस विभाग को अगर 4 गालियां दे दी ना, तो साहब आपका, जिसको कहता है ना बारातियों का स्वागत पान पराग से, वो आपकी वैल्यू हो जाएगी भाई, सिंपल सी बात है। तो यू आर वेरी राइट, आप गलत नहीं कह रहे, आप सही कह रहे हैं। इनका ये है कि जो हमारे साथ खड़े रहते हैं, यस वी डू टेंड टू लेट देम डाउन समटाइम्स, हमें नहीं करना चाहिए। दिस इज अ बिग फ्लॉ इन आवर नेचर। देखो बात यह है कि यू टेक अ स्टैंड एंड यू स्टिक विथ योर स्टैंड, ठीक है, बट अगर आपको इतना ही जबरदस्त नॉन अलाइंड होना है, if that is what you wish to do and you wish to be totally non aligned, आप कहते हो साहब हमें नॉन अलाइंड ही होना है, हमें किसी के साथ, तो नेक्स्ट टाइम यू गेट कॉट ना इन अ जैम, डोंट टेल इजराइल कि हमें यार हथियार भेज दो यार, हम हथियार खरीदना चाहते हैं आपसे। इजराइल ने तब आपको हथियार बेचे जब आपके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे अमेरिका ने। इट वाज नॉट अ सिंपल कि 100 साबुन की पट्टियां भेजना, इट वाज नॉट लाइक दैट। वेपन एंड बाइंग ऑयल आर टू डिफरेंट थिंग्स, बहुत जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। एंड इजराइल ने तब हमें चोरी छिपके हथियार दिए जब हमारे उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे और अमेरिका ने एम्बार्गो लगा रखा था, सैंक्शन लगा रखा था, तब की बात है। सो वी नीड टू रिमेंबर, वी नीड टू बी ग्रेटफुल। और अपने सबसे बड़े सपोर्टर, अपने सबसे बड़े एलाई के खिलाफ जाकर के उन्होंने सपोर्ट किया था। ऐसा भी नहीं है कि रशिया ने सैंक्शंस लगाए और इजराइल ने सप्लाई कर दिया, या चाइना ने लगाए हो। उनका जो सबसे बड़ा सपोर्ट है, जो कि उनकी एग्जिस्टेंस को गारंटी करता है, उसके खिलाफ जाकर के उन्होंने आपको सप्लाई किए थे। चाहे वो कारगिल की सैटेलाइट इमेजरी हो, वो आपको सप्लाई करनी हो, चाहे आपको आर्म्स एंड एम्यूनिशंस करने हो। और जब भी उन्होंने आपको सप्लाई किया, अमेरिकन सैंक्शंस के ही खिलाफ किया है, और किसी सैंक्शन के खिलाफ आपको नहीं किया। इवन इन द लेटेस्ट, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इस मामले पे, लेटेस्ट ईस्ट लद्दाख में हुआ है, जो पूरा हम ईस्ट लद्दाख यानी कि वो एरिया जहां पे गलवान है, मैं गलवान की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गलवान, बट आई एम जनरली टॉकिंग अबाउट ईस्ट लद्दाख वाला एरिया, इजराइलीज, but they are perhaps helping us because they are not mature. We are very mature, हम mature यार, हैं। अच्छा सर, एक मेरा जो फाइनल आपसे इसमें कमेंट मुझे आपसे चाहिए कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बातें आज से नहीं हो रही हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो मतलब बोलते हैं ना कि हर 40 साल बाद एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी शुरू हो जाती है। जब हम अगर 1900 में अगर जाएं, तो 1908 में थियोडोर हर्ट्ज, जो कि इजराइल के स्पिरिचुअल फादर जिनको कहा जाता है, उन्होंने जो है वर्ल्ड जूइश कांग्रेस में एक नक्शा पेश किया था, जिसमें उन्होंने इजराइल को प्रपोज किया था। तो वो भी एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक तरीके से बोलते थे कि यार ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। उस समय भी लोगों ने उनको पागल कहा था कि ही इज अ मैड मैन, कि ही इज प्रपोजिंग कि यार वहां पे तो ऑटोमन एम्पायर है, बिकॉज 1908 में तो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। तो Correct. तो उन्होंने कहा कि यार ये कैसे हो सकता है। बट वी सॉ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, लोगों को आजादी मिली, फिर बेल्फोर डिक्लेरेशन हो गया। ऑल इट टुक वाज 1 डेकेड। वर्ल्ड जूइश कांग्रेस के उस अनाउंसमेंट से 10 साल लगे, और 1918 आते आते बेल्फोर डिक्लेरेशन आ गई। और उसके बाद हमने पैलेस्टाइन, ये इजराइल को बनते हुए भी देखा। फिर जो बाइपोलर वर्ल्ड थी उस समय, फिर वो कैसे यूनिपोलर हो गई, और अब कैसे यूनिपोलर हो गई, हाँ और फिर अब मल्टीपोलर होने जा रही है। बिल्कुल। तो सर, हम ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो हर 40 साल में चेंज होता है, हर 40-50 साल में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आता है। तो सर, आपको नहीं लगता कि हमको आज के वक्त के हिसाब से, मतलब जब दुनिया बाइपोलर थी तब भी हमारी वही फॉरेन पॉलिसी थी, जब यूनिपोलर हुई तो भी वही फॉरेन पॉलिसी थी, अभी मल्टीपोलर है तो भी वही फॉरेन पॉलिसी है।
Don't you think how stupid it is? नहीं, अब वही चाहेगा, हम 2 टके के यूट्यूब वाले हम सिखाएंगे फॉरेन पॉलिसी? बिल्कुल नहीं सिखा सकते। ठीक है, हम लोग वैभव औकात में रहे अपने, ठीक है, और हम किसी को भैया कुछ नहीं सिखा रहे। ऑल वी आर सेइंग इज दैट देख लो यार, जो नेशनल इंटरेस्ट में वो करना चाहिए, बाकी पीपल नो बेटर। हमारी क्या बसाते हैं, हम इसमें बोलेंगे नहीं। वो गाना है ना पुराना कि मैं बोलूंगा तो बोलेंगे कि बोलता है, वही बस। These are और but sir, do you really think कि we need to actually sir हमारे यहाँ तो सारी आई थिंक पॉलिसीज सो, आई चेंज, थिंक सो, हमारी तो आई सारी थिंक सो। पॉलिसीज चेंज होनी है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमें हमें ऐसा लगता है कि वी नीड पॉलिसीज दैट आर मोर एजाइल, वैभव, मोर एजाइल, मोर एक्सेप्टिंग ऑफ द न्यू रियलिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड। ये दुनिया और जितने पिछले 10-15 सालों में बदली है, शायद कभी नहीं बदली इतनी, बहुत ज्यादा हो गया है। और 1989-90 के बाद तो बहुत ज्यादा, देखिए हमने ये भी देखा कि सोवियत रशिया गिर गया, फिर जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया, राइट, और काफी और चीजें, दीगर चीजें हो गई इतनी ज्यादा। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना है कि पिछले 10-15 साल में जो हुआ है, राइट, द राइज ऑफ इंडिया टू ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इकोनॉमिक सुपरस्टारडम, ठीक है, जो लोग कहते हैं कि द न्यू दिस थिंग, और ये 15-20 साल में 1992 के बाद होना शुरू हो गया था, लेकिन 10-15 सालों में बहुत ज्यादा हुआ है। और भी कई चीजें हैं वैभव जो कि हमें देखनी है, और इसमें क्या है कि यूजिंग योर डिप्लोमेटिक माइट, वी आर स्टिल शाई ऑफ यूजिंग डिप्लोमेटिक माइट, है ना। एंड वी ऑल्सो नीड समवेयर टू अंडरस्टैंड, वी एज अ नेशन ना, हम लोग 130 करोड़ के हैं, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन की होने जा रही है, हो जाएगी गॉड विलिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड फोकस ऑन डूइंग सर्टन थिंग्स वैभव which are commensurate to our power, or as at least a, you know, as a nation that wants to be a superpower. If you want to be a superpower, start behaving like a superpower यार, है ना। अगर आपको टेस्ट लेवल खेलना है ना, टेस्ट लेवल की क्रिकेट खेलनी है आपने, तो फिर आप वैसा रेजिम अपनाएं आप। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की क्रिकेट से तो नहीं हो पाएगी टेस्ट लेवल की क्रिकेट। सर इसमें एक चीज मैं और आपसे एक जानना चाहता हूँ फाइनली, कि अगर हम देखें कि पूरा मिडिल ईस्ट जो है उसमें ईरान एक स्पॉइलर है, कतर एक स्पॉइलर है, और ये लेबनान एक स्पॉइलर है। जो भी अरब कंट्रीज है, द मेजोरिटी ऑफ अरब कंट्रीज दे डोंट लाइक दीज कंट्रीज। कतर के खिलाफ इन्होंने एम्बार्गो लगाया, लेबनान के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया सऊदी अरेबिया, बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली उससे, ठीक है। अगर ईरान को देखें तो हिजबुल्लाह के जो हम अभी, मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स देखें, मैं स्क्रीन पे जो फोटोग्राफ आ रही है, इस फोटो में आप देखिए कि हमास की जो लीडरशिप है, वो जो इरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड जो है उसका जो चीफ है उसके साथ वो मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, और मतलब उसके साथ हिजबुल्लाह के लोग हैं। आई मीन आपको जो लोग आज जो चीजें इतनी एविडेंट है, अगर कोई चीज कॉम्प्लेक्स होती है तो चलिए ठीक है, हमको समझ में आता है कि यार चलो ठीक है, इसमें हमको थोड़ा बीच का रास्ता लेना चाहिए। बट जो चीजें इतनी एविडेंट है, जिन कंट्रीज का आप नाम ले रहे हैं ना, उनको मेजोरिटी ऑफ अरब कंट्रीज डोंट लाइक देम। कतर हुआ, ईरान हुआ, लेबनान हुआ, इनको वो पसंद भी नहीं करते। तो व्हाई कांट वी नेम कि यार हिजबुल्लाह इज अ टेररिस्ट? क्या दिल्ली में हिजबुल्लाह ने बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया इजरायली एम्बेसी के सामने? एक दो बार नहीं, कितनी बार ब्लास्ट हुए? बट वैभव, इट वाज आवर मैच्योरिटी दैट वी डिड नॉट रिएक्ट। आप गलत ले रहे हैं इस चीज को। जो फिलहाल कुछ एक आध महीने पहले जो ब्लास्ट करा था, उसमें हिजबुल्लाह के वो मिले थे हमें। नथिंग, सर पिछले नथिंग। 15 साल में, सर पिछले 15 साल में जितने भी अटैक्स हुए हैं इजरायली एम्बेसी के आसपास दिल्ली में, वो सारे के सारे हिजबुल्लाह, उनको ट्रेस बैक की जो सारे हिजबुल्लाह में पे ही जाते हैं। तो हमको ये चीज व्हाई व्हाई आर वी सो शाय कि यार हम हमास और हिजबुल्लाह को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं डिक्लेयर करते? हमको करना चाहिए। वेल वी शुड नेम एंड शेम। अगर हम कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी की पॉलिसी है कि यूनाइटेड नेशंस को टेररिज्म की डेफिनेशन बनानी चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर ने उसमें बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया, जिसके लिए हम उनको अप्रिशिएट करते हैं कि भाई चलो एक प्रधानमंत्री दुनिया में खड़ा हो जिसने कहा कि यार डिफाइन तो करो टेररिज्म क्या है। तो मैं कहता हूँ वो तो बाद में करेंगे, हम तो डिफाइन कर ले पहले कि टेररिज्म क्या है। जो हिजबुल्लाह इंडिया में करती है या जो हमास पैलेस्टाइन में करता है, वो टेररिज्म है या नहीं है? बिल्कुल, बट इसमें एक और एंगल है ना बड़ा तगड़ा। अगर आप ऐसा करते हैं आज की तारीख में, देर आर पीपल इनसाइड इंडिया। सबसे ज्यादा क्या दर्द होता है किसी को, जिसको मुंह पे अगर कोई बोल दे इंडिया को, पढ़े लिखे आदमी को, सबका नहीं पर एक जनरल बोल रहा हूँ, आपने बोल दिया कम्युनल है। यही टेलीविजन पे हमारे होना शुरू हो गया है, और मैंने 3-4 चैनल्स की बात देखी। अब ये इंसिनुएट करना धीरे धीरे, जैसे ये जंग एस्केलेट हो रही है, तो अब टेलीविजन चैनल्स पे वो लोग आ गए जो कह रहे हैं कि अगर आप हमास के खिलाफ हैं, आप कम्युनल हैं, आप एंटी मुस्लिम हैं, जबकि इनका कोई लेना देना ही नहीं है।
हमास के तो 90% ऑफ द अरब कंट्रीज आर अगेंस्ट हमास। हम तो क्या एंटी मुस्लिम या प्रो मुस्लिम होंगे, हमें तो मारो गोली। सऊदी अरब का बस चले तो हमास के हेडक्वार्टर के ऊपर कल बम गिराए वो। हमास को फंड कौन कर रहा है भाई? Who's funding हमास? Who's funding हिजबुल्लाह? ये जो रॉकेट वॉकेट इतने हजारों चलाते हैं, कहां से पैसे आ रहे हैं इनके पास? ये पूरा तनख्वाहें देते हैं, पूरा एक सेटअप रन करते हैं, ये कहां से आ रहा है? कौन सी इकोनॉमी है पैलेस्टीन की भाई? कौन सा सॉफ्टवेयर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं? कौन सा तेल निकल गया पैलेस्टीन में कि ये लोग इतने मजे मार रहे हैं? इनके महल है भाई कतर में। हमास वालों के दुबई में, कतर में बहुत बड़े बड़े महल। दुबई में तो एनीबॉडी कैन लिव, कतर में दे आर हैविंग अ बॉल ऑफ अ टाइम। आप हिजबुल्लाह देख लीजिए, हिजबुल्लाह के तेहरान में, हिजबुल्लाह की जो टॉप ब्रास थे, दे हैव गॉट हाउसेस इन तेहरान में। So these people are supported by these countries and they are used as geopolitical pawns, tactical oblique strategic pawns. किसको तंग करना है, इसको एक्टिवेट कर दो, इसको तंग करना है, इसको एक्टिवेट कर दो। We need to know this and we need to take necessary action. मैं तो एक बात कहता हूँ, we should run a hashtag. It's already running. I would appeal to all our viewers, मैं आपसे अपील करता हूँ कि India stands with Israel का हैशटैग आपको ट्रेंड करना और इंडिया का नंबर 1 इसको हैशटैग बनाना है। और वैभव, हम भी पूरा ट्वीट करेंगे और इसको, एंड लेट अस सपोर्ट द स्टेट ऑफ इजराइल। क्योंकि छोड़िए पॉलिटिक्स, छोड़िए हमास, छोड़िए इजराइल, छोड़िए मिडिल ईस्ट की पॉलिसी और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। जब हमें जरूरत थी तो सबसे दुश्मनी मोल लेके, अपनों से दुश्मनी मोल लेके, अपनों से मुंह भर के इजराइल हमारे साथ खड़ा हो गया था 1971 में, कारगिल में, बालाकोट में, हर जगह। एंड नाउ इट इज टाइम, एटलीस्ट वी कैन डू इज सपोर्ट इजराइल। इतना तो हम कर ही सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। और मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहता हूँ कि हम इस पे फिर और भी बातें, ये पूरा मसला जो चल रहा है, हम इस पे लेके आते रहेंगे। और मैं जाते बस इतना कहना चाहता हूँ आप सभी से कि जब गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, प्राइम मिनिस्टर को भी सपोर्ट करें, हम भी सपोर्ट करते हैं। और हमने तो उस टाइम में, उस वक्त में सपोर्ट करा है जब कोई भी सपोर्ट नहीं था, और हमने वो IW किया है और उसके रिपरकशंस झेले हैं जो आप में से कोई नहीं झेल सकता। बट एनीवेज मैं उसमें नहीं जाना चाहता। ऑल आई वांट टू से इज कि अपने दोस्तों के साथ बुरे वक्त में खड़ा होना सीखिए, क्योंकि जरूरी नहीं है बेंजामिन नेतन्याहू आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं कहेगा कि हमको इंडिया वालों को, हमें या इंडियन गवर्नमेंट को हमें ओपनली सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा। सो लेट अस आस्क आवर गवर्नमेंट टू चेंज देयर पॉलिसी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।